नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक लड़की का मर्डर होता है। मर्डर करने वाले का भी पुलिस को पता लग जाता है। पुलिस पूरी जांच करती है और फिर भी उसके कातिल को नहीं पकड़ पाती। पुलिस को ये भी मालूम होता है कौन है कातिल और किस तरह से मारा गया है उस लड़की को, और पुलिस के पास सारी जानकारी होती हुई पुलिस उस कातिल को नहीं पकड़ पाती। ऐसी एक कहानी है। बहुत ही अद्भुत और अनोखा केस है ये। इसी कहानी को सुनाने का प्रयास है हमारा। सुनाते हैं कहानी विस्तार से। कहानी सुनने से पहले आप सभी से मेरी अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी ये सोचेंगे कि पुलिस के पास सारी जानकारी होते हुए पुलिस कातिल को क्यों नहीं पकड़ पाई। आखिर कहानी कुछ इस तरह की है कि पुलिस उस कातिल को नहीं पकड़ पाती, लेकिन उसको अपने कर्मों की कुछ इस तरह की सज़ा मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, जब पुलिस के पास सारी सूचना थी, सारी जानकारी थी कातिल कौन है, और पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई। फिर भी पुलिस उसको पकड़ने में नाकामयाब कैसे रही। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से। एक ऐसा कातिल होता है जिसको पुलिस तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन उसको अपने कर्मों की बहुत ही भयंकर। कहानी की शुरुआत करते हैं 11 फरवरी सन 2011 की कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी इस तरह से है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पुलिस को एक बैग मिलता है जो बिल्कुल लावारिस होता है। पुलिस उस बैग को खोल के देखती है, और पुलिस देखती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बैग में एक लाश होती है, एक लड़की की। और पुलिस के पास उस लड़की की कोई जानकारी नहीं होती, कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती है, लेकिन उसकी कमर पे एक मोर पंख बना हुआ होता है। इसी के चलते पुलिस उसका विज्ञापन देती है अखबारों के जरिए, और पब्लिक एडवाइजरी जारी करती है जिससे उस लड़की की पहचान हो सके और उसके कोई भी परिवार के लोग पुलिस से आके मिल सके। मीडिया ने भी अच्छी कवरेज दी और उस लड़की को पिकॉक गर्ल के नाम से, टैटू गर्ल के नाम से जाना जाने लगा मीडिया की भाषा में। उसके बाद पुलिस ने काफ़ी इंतजार किया। 13 दिन लगातार इंतजार करने के बाद जब कोई उसके यहाँ नहीं पहुंचा तो पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करने की सोची। लेकिन जिस दिन पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर रही थी, तभी उनसे एक आदमी आता है पुलिस के पास, और वो कहता है कि मेरी बेटी है, मैं इसका पिता हूँ और इसका नाम नीतू सोलंकी है। आखिर काफ़ी दिनों के बाद पुलिस को उस लड़की की आइडेंटिटी मिल ही जाती है कि नीतू सोलंकी नाम की वो लड़की होती है जिसकी लाश बोरे में मिलती है, बैग में मिलती है, और उसके पिता उसके लिए आ जाते हैं कि उसकी बेटी है। पुलिस को उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है। उसके बाद पुलिस उसकी जांच पड़ताल में लगती है। पुलिस उसके बारे में, नीतू सोलंकी के बारे में कुछ और पता करना चाहती है, तो उसके परिवार वालों से और उसके यार दोस्तों से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। तभी पुलिस को पता चलता है, जो नीतू सोलंकी है उसकी एक बहन होती है, वो पुलिस को बताती है कि नीतू एक लॉ स्टूडेंट थी। और पुलिस को ये भी पता लगता है कि वो उस लड़की को कोई राह चलता हुआ कोई आदमी उसको छेड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो गर्म मिजाज की थी और तुरंत ही उसको उल्टा जवाब दे दिया करती थी। लेकिन 2010 तक नीतू सोलंकी एक कॉल सेंटर में काम करती थी। 2010 में नीतू सोलंकी आकर अपने घर वालों को बताती है कि उसको एक सिंगापुर से जॉब ऑफर आया है और वो वहाँ शिफ्ट होना चाहती है। लेकिन पुलिस को जब ये पता लगता है कि वो लड़की नीतू सोलंकी सिंगापुर में जॉब करती है, तो चौंक जाती है, क्योंकि पुलिस को लाश उसकी दिल्ली में मिलती है और वो सिंगापुर में जॉब कैसे कर सकती है। इसी गुत्थी में उलझी हुई थी पुलिस, और उसी को सुलझाने का प्रयास करती है। और नीतू के घर वाले भी यही सोचते थे कि नीतू सिंगापुर में जॉब करती है, इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि सभी ये लोग सोच रहे थे कि नीतू की लाश दिल्ली में कैसे मिल सकती है, नीतू तो सिंगापुर में जॉब करती है। इसी को लेकर के वो काफ़ी दिन लगाए उन्होंने, और बाकी अखबार के माध्यम से और चैनल के माध्यम से जब उसका टैटू और तस्वीर प्रसारित की जाती है, तो उसको घर वालों को विश्वास होता है कि ये तो लड़की नीतू ही है, नीतू सोलंकी है। और तभी वो लोग पुलिस के पास आते हैं उसकी पहचान करने के लिए। जब पुलिस इसकी गहराई से जांच करती है, तो पुलिस को पता लगता है कि वो लड़की कभी सिंगापुर गई ही नहीं थी। उसने अपने घर वालों को बेवकूफ़ बनाया और वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली में ही लव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। और जिस लड़के के साथ नीतू सोलंकी रह रही थी उसका नाम था राजू गहलोत। अब पुलिस को राजू गहलोत की तलाश थी। पुलिस राजू गहलोत की तलाश करती है, तभी उसके एक कजन से पुलिस का कांटेक्ट होता है जिसका नाम होता है नवीन शौकीन। और वो पुलिस को बताता है कि राजू का कॉल मेरे पास आता है और वो कह रहा था कि मेरे हाथों से नीतू का खून हो गया है। वो बहुत घबराया हुआ था, ये जब जानकारी पुलिस को देता है। और पुलिस को यह भी बताता है कि उसने मुझसे ये कहा था कि नीतू की लाश को ठिकाने लगाना है, लेकिन नवीन ने जब उसको मना कर दिया तो राजू ने खुद ही उस लाश को
एक बैग में भर करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस राजू गहलोत की तलाश करती है और राजू गहलोत की जानकारी उठाती है। राजू गहलोत दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में और फ्रेंच भाषा में उसने डिप्लोमा किया। उसके बाद उसको एक नौकरी मिल जाती है और इसी के चलते उसको एक बसंत कुंज में एक फ्लैट भी मिल जाता रहने के लिए। उसके बाद दोनों ये साथ साथ रहने लगते हैं और कुछ दिन बाद में उनको ये पता लगता है कि नीतू सोलंकी और उसका राजू गहलोत का गोत्र एक ही होता है। जब नीतू सोलंकी को ये पता लगता है कि हम दोनों का गोत्र एक ही है, तो इस बात को खूब अच्छी तरह से समझती है कि अगर वो अपने माता पिता को इस बात को बताएगी तो उनकी शादी कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी गोती गोती सभी को भाई बहन का दर्जा दिया जाता है। इसी के चलते वो दोनों इस रिलेशनशिप को छिपा लेते हैं दुनिया की नज़रों से और उसके बाद यहाँ से वो बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन बेंगलोर में उनका खर्चा पूरा नहीं हो पाता। उसके बाद वो दिल्ली 20 जनवरी 2011 को वापस आ जाते हैं और एक किराए का मकान ले लेते हैं। दोनों 7,000 रुपये में एक किराए का मकान लेकर उसमें रहने लगते हैं। लेकिन नौकरी छूट जाने की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से उनमें आपस में झगड़ा होने लगता है। बात बात पे झगड़ा होने लगता है, उनके रिश्ते आपस में बिगड़ने लगते हैं। नीतू को राजू के बारे में सब कुछ मालूम था। नीतू को यह भी मालूम था कि राजू का पिता एक बहुत पैसे वाला आदमी है, काफ़ी प्रॉपर्टी वाला आदमी है। तो नीतू को वो बार बार फोर्स करती थी कि वो अपने पिता से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगे और अपने पैसों को अपनी सुख सुविधा में यूज करे। नीतू सोलंकी एक बहुत ही गुस्से वाली लड़की थी और बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी, लेकिन राजू भी बहुत गुस्सेल लड़का था। नीतू अपनी बहन या अपने घर वालों को जब भी कॉल करती थी तो वो व्हाट्सएप कॉल ही करती थी, जिससे उनको ये लगे कि नीतू अभी सिंगापुर में रहती है। जब उसकी हत्या हुई उससे एक दिन पहले नीतू का फ़ोन जब उसकी बहन को आता है तो उसके चेहरे पे चोट के निशान नज़र आते हैं। तो उससे पूछा जाता है कि ये चोट कैसे लगी, तो वो कहती है मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इस वजह से ये चोट लगी है। जांच में ये भी पता लगता है कि नीतू सोलंकी ने एक दिन पहले ही राजू की बहन से फ़ोन पे बात की थी। नीतू राजू की बहन को बताती है कि वो पैसों के लिए परेशान है, इसलिए उनका एक फ्लैट बेच दिया जाए, उसके पैसे उनको मिल जाए। इसी बात को लेकर उन दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। राजू की बहन पैसे देने और फ्लैट बेचने के लिए बिल्कुल मना कर देती। जब इस बात का पता राजू को लगता है तो राजू और उसके बीच में हाथापाई कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। हाथापाई के चलते नीतू की मर्डर हो जाता है, उससे उसकी हत्या हो जाती है। तब वो प्लान बनाता है कि नीतू को बैग में डाल करके और ट्रेन में बैठ के कहीं दूर निकल जाएगा, जिसके चलते वो एक ऑटो लेता है। ऑटो में बैठ करके रेलवे स्टेशन पहुंचता है और उस बैग को भी ऑटो में रख लाता है। जब रेलवे स्टेशन पे स्कैनिंग मशीन देखता है, जैसे जहाँ बैग की जांच होती है, उसको देख के वो घबरा जाता है और बैग को रेलवे स्टेशन पे ही छोड़ के चला जाता है। पुलिस को इस सारी जानकारी तो मिल जाती है कि उसको मारने वाला राजू गहलोत है। आखिर वो कहाँ है, पुलिस इस बात से अभी तक अनजान थी। पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है, उसके किराएदार से जाके पता करती है कि आपके यहाँ पर रहने वाले राजू कहाँ पर है। तो वो कहता है कि राजू ने तो मुझे महीना पूरा होने से पहले ही किराया दे दिया था। किराया देने के बाद राजू मकान मालिक से कहता है कि वो विदेश जा रहा है, इसलिए वो किराया पहले दे रहा है। और किराया इसलिए भी वो जल्दी देता है कि नीतू के बारे में कोई उससे पूछताछ ना करे। ये आखिरी बार था उस इलाके में राजू का देखा जाना, कि उसके बाद राजू किसी को वहां पर दिखाई नहीं दिया। पुलिस टीम राजू को ढूंढती रहती है, लेकिन राजू का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाता। पुलिस को अचानक एक लीड मिलती है कि राजू गोवा में रहता है। तो राजू को ढूंढने के लिए पुलिस की एक टीम गोवा में चली जाती है। करीब 1.5 महीने तक पुलिस वहां पर डेरा डाल कर रहती है कि राजू कहीं भी उनकी पकड़ में आ जाए, लेकिन राजू का कोई सुराग नहीं मिलता है वहां भी पुलिस को। वहां से पुलिस वापस दिल्ली लौट आती है। उसके बाद उसके परिवार पे नजर रखने लगती है। एक दिन उसके घर वालों को अचानक एक लेटर आता है जिसमें एक सिम निकलती है और उसमें लिखा हुआ होता है राजू द्वारा कि इस सिम को डाल करके वो उनसे बात करे। उस सिम का एड्रेस बम्बई के पैरोल की जगह का था। उसके बाद पुलिस बम्बई जाती है। बम्बई में जाके छापा मारती है, लेकिन जब पुलिस छापा मारती है और इंक्वायरी करती है तो पता लगता है पुलिस को कि ये एक सिम बेचने वाले लड़के के नाम पे ही सिम थी, जो पैरोल स्टेशन के सामने सिम बेचा करता था। उसके बाद राजू पुलिस को चकमा देने में फिर कामयाब हो जाता है और पुलिस हाथ मलते रह जाती है। इसके बाद पुलिस राजू को ढूंढती ढूंढती नेपाल तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां से भी पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। राजू के गायब होने में पुलिस बहुत ही परेशान थी और राजू इतना शातिर था कि उसने
15 महीने तक बाहर रहने के बावजूद उसने 15 सिमों को चेंज किया और 15 जगहों से उसने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस फिर भी उसको नहीं पकड़ पाती है। आखिरकार पुलिस ने उस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, कि कोई पब्लिक से उसकी सूचना मिल सके। और इसी तरह चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है पुलिस और राजू के बीच में। राजू को पुलिस ढूंढती रहती है, लेकिन राजू उसको मिलता नहीं है। कुछ समय और बीतता है। काफी दिन बीत जाने के बाद पुलिस को ये लगने लगता है कि शायद राजू अब नहीं मिलेगा। राजू ने अपनी चालाकियों से अपने आप को बचा लिया है। इसी बात को धीरे धीरे 8 साल बीत जाते हैं और पुलिस राजू को नहीं पकड़ पाती। उसके बाद पुलिस को एक अचानक फोन आता है 25 जून 2019 को, और कहता है कि जिस शख्स की पुलिस को तलाश है वो गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि हो ना हो ये राजू गहलोत के बारे में ही बात कर रहे हैं। पुलिस आनन फानन में टीम को लेकर के गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल पहुंचती है, और पारस हॉस्पिटल पहुंच के भी पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं, क्योंकि जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस को पता लगता है कि राजू गहलोत का नाम जिस शख्स का था उसने दुनिया छोड़ दी है, वो मर चुका होता है। और पुलिस को और भी काफ़ी वहाँ पर जानकारी मिलती है कि जो राजू गहलोत है वो नाम बदल करके गुड़गांव में ही किसी कंपनी में काम कर रहा था। पुलिस को पता लगता है कि वो रोशन दहिया के नाम से एक नामी कंपनी में काम करता है, और वो एक घर में पेन गेस्ट के रूप में रहता है। लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल बदल गया था। वो लोगों से बहुत ही तमीज़ में पेश आता था। जिस कंपनी में काम करता था उसमें उसके कई बार प्रमोशन हुए, और वो धीरे धीरे कंपनी के अच्छे वर्करों में से एक वर्कर हो गया, और उसको 8 लोगों की टीम का लीड करने का भी जुम्मा कंपनी ने सौंप दिया था। उसके तमीज़दार होने की वजह से और उसके अनुशासित होने की वजह से कंपनी उसको काफ़ी पसंद करती थी। उसको कई बार प्रमोशन भी दिया गया था, लेकिन उसके पीछे बीते हुए दिनों के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो किस तरह का लड़का था और उसका बैकग्राउंड क्या था। सभी उसको एक होनहार और समझदार के नाम से ही जानते थे, और मेहनती कर्मठ कर्मचारी के रूप में कंपनी में उसकी पहचान थी। रोहन दहिया एक ऐसा लड़का था जो 2019 तक भी कीपैड फ़ोन से ही अपना काम किया करता था, उसी का इस्तेमाल किया करता था। और 8 साल लगातार कंपनी में काम करने के बाद भी वो अपने किसी घर वालों से बातचीत नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था कि बातचीत करेगा तो पुलिस की पकड़ में आ जाएगा। और वो बहुत ही अलग छवि का इंसान कर्मचारियों के और कंपनी के रूप में उभर के आ रहा था, कि भाई साधारण सा आदमी है जो कीपैड का फ़ोन यूज़ करता है, स्मार्टफोन यूज भी नहीं करता। कंपनी में कार्य करते करते राजू गहलोत के लीवर की प्रॉब्लम चालू हो गई, और लीवर की प्रॉब्लम के चलते ही उसको दोनों किडनियाँ खराब हो गई। इसके चलते अब उसको ये पता लग गया था कि उसका आखिरी वक्त है, तो वो डॉक्टर को इस बारे में पूरी जानकारी देता है, अपने बीते हुए दिनों के बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में। और उसके बाद 8 साल बाद उसके परिवार से उनकी बातचीत होती है। आखिरी वक्त में वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, तो अपनी नाम का उजागर करता है, अपने घर वालों को बुलाता है। उसके बाद डॉक्टर इसकी सूचना पुलिस को भी दे देते हैं। जब पुलिस वो आती है तो वो जब तक दम तोड़ चुका था, और पुलिस के सामने ही उसके घर वाले उसकी बॉडी को लेके जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इन 8 सालों में राजू पुलिस को कभी भी हाथ नहीं लगा, और मरते वक्त उसने अपनी सच्चाई खुद बताई। वो इतना चालाक था, लेकिन उसका कोई हिस्ट्री शीटर नहीं था, उसका कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था जिसमें वो अपराधी हो, लेकिन वो चालाक बहुत था। वो कितने ही नाम चेंज करे होंगे उसने इस दौरान, इन 8 सालों में, और पुलिस से किस तरह से बच के रहा होगा, वो एक चालाक आदमी ही कर सकता है। पुलिस से बचने के लिए उसने जो जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे उसी की वजह से वो पुलिस से बचता रहा, क्योंकि उसने अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ बदल दिया था। उसने पैन कार्ड, आधार कार्ड भी रोशन दहिया के नाम से ही बनवा लिए थे। पुलिस उसको नेपाल, गोवा, कहाँ तक ढूंढती रही, लेकिन वो पुलिस की बगल में ही, दिल्ली की बगल में ही गुड़गांव में 8 साल तक लगातार नौकरी करता रहा, और पुलिस की पकड़ में नहीं आया। लेकिन अपराधी के साथ इंसाफ तो होता ही है, क्योंकि राजू गहलोत को पुलिस नहीं पकड़ पाई, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको उसके किए की सज़ा दी। उसको 8 साल के बाद उसको मृत्यु मिलती है, और भगवान ने उसका फैसला कर दिया जाता है। जो उसने क्राइम किया था उसका कुदरती फैसला होता है। यही है इंसाफ। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और कल फिर मिलेंगे आपको ठीक रात 8 बजे। जब तक बने रहिए इस कहानी में। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।